हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट 90 डेज बाय माइकल डी वॉटकिंस बुक के बारे में। अभिजीत एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी इंसान था। कुछ महीने पहले ही उसने एक नई नौकरी ज्वाइन की थी। नौकरी तो ठीक ठाक थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था कि चीजें उसके कंट्रोल में नहीं हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स, नई कंपनी की प्रोसेसेस और वहां के लोग, ये सब उसे कुछ ओवरवेलमिंग लगने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस सब के साथ तालमेल बिठाए। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसका दोस्त विवेक उसके पास आया। विवेक अभिजीत से काफी सीनियर था और उसने कई बार नई जगहों पर खुद को एस्टैब्लिश किया था। उसने अभिजीत से पूछा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अभिजीत ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे वो नई जॉब में खुद को फिट नहीं कर पा रहा, कैसे हर चीज उसके सर के ऊपर से जा रही है। विवेक ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक किताब निकाली। ये ले, इसे पढ़। इसका नाम है द फर्स्ट 90 डेज। ये तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है। अभिजीत ने किताब को ध्यान से देखा। कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, द फर्स्ट 90 डेज अपडेटेड एंड एक्सपैंडेड प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉर गेटिंग अप टू स्पीड फास्टर एंड स्मार्टर बाय माइकल डी वॉटकिंस। उसे लगा, क्या एक किताब सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? उस रात खाना खाकर वो अपने कमरे में गया और किताब को खोल लिया। पहला चैप्टर था, तेजी से सीखें, जल्दी से अपनी नई संगठन की संस्कृति, प्रक्रियाओं और चुनौतियों को समझें। डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान टू गैदर एसेंशियल इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। किताब ने उसे सिखाया कि किसी भी नई जगह पर खुद को स्थापित करने के लिए सबसे पहली चीज होती है सीखना। और सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि जल्दी और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना। अगले दिन ऑफिस में अभिजीत ने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्पन करना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि किस तरह उसके कलीग्स डिसीजंस लेते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रोसेस को हैंडल करता है और किस तरह की चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है। उसने अपनी डायरी में नोट्स बनाना शुरू किया, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान तैयार किया। उसने तय किया कि हर हफ्ते वो एक नई चीज पर फोकस करेगा। पहले हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, दूसरे हफ्ते में प्रोसेसेस और फिर चैलेंजेस। शुरुआत में उसे कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस किया। उसे समझ आने लगा कि कौन से लोग उसे जेन्युइनली सपोर्ट कर सकते हैं और किससे कुछ सतर्क रहना चाहिए। एक दिन उसका मैनेजर श्रीनिवास उसे बुलाकर बोला, अभिजीत, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब ज्यादा प्रोएक्टिव हो। तुम्हारे क्वेश्चंस अब रेलेवेंट और थॉटफुल लगते हैं। अभिजीत को समझ आया कि ये सब किताब में दिए गए एक छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ था। डोंट जस्ट ऑब्जर्व, आस्क द राइट क्वेश्चंस। अब वो मीटिंग्स में सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिजीत ने महसूस किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पल्स को समझने लगा है। उसे पता था कि कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं और कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। उसने ये भी सीखा कि ऑफिस के लोगों के साथ इनफॉर्मल बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। वो अक्सर लंच टाइम में अपने कलीग्स के साथ बैठता और कैजुअली उनकी बातचीत सुनता। इस दौरान उसे कंपनी की हिडन डायनामिक्स के बारे में काफी कुछ पता चला। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान उसकी मुलाकात पायल से हुई, जो एचआर डिपार्टमेंट में थी। पायल ने कहा, तुम्हें पता है, तुमने बहुत जल्दी खुद को यहां एडजस्ट कर लिया। मैं कई लोगों को देखती हूं जो महीनों तक स्ट्रगल करते हैं। तुमने ऐसा कैसे किया? अभिजीत मुस्कुराया और बोला, बस एक किताब पढ़ी और कुछ सा अपना माइंडसेट बदला। पायल को क्यूरियोसिटी हुई और उसने किताब के बारे में पूछा। धीरे धीरे अभिजीत ने किताब के पहले लेसन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। उसने समझ लिया था कि किसी भी नई जगह पर जल्दी सीखने का मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है कि कल्चर, प्रोसेसेस और चैलेंजेस को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना और उन पर एक्शन लेना। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसने ऑफिस में छोटे छोटे इनफॉर्मल नेटवर्क्स बनाए। हर डिपार्टमेंट में उसका कोई ना कोई कांटेक्ट था जिससे वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। अभिजीत को अब अपनी कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस होने लगा था, लेकिन उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। किताब के और भी लेसन्स हैं और उसे उन पर भी काम करना होगा। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था,
बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभिजीत ने अब तक द फर्स्ट 90 डेज के पहले लेसन एक्सेलरेट योर लर्निंग को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया था। अब वो ऑफिस में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो चुकी थी कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी भी कुछ मिसिंग है। किताब पढ़ते वक्त उसने दूसरा लेसन देखा था, मैच स्ट्रैटेजी टू सिचुएशन एसटी एयर्स फ्रेमवर्क। ये कॉन्सेप्ट सुनने में उसे कुछ जटिल लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके काम में कैसे फिट होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, पहले इसे समझता हूं, फिर देखता हूं कि इसे कैसे लागू करना है। उस रात अभिजीत ने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि इसमें एसटीआरएस फ्रेमवर्क का जिक्र था। फ्रेमवर्क बताता है कि हर नई भूमिका में चुनौतियां और अवसर अलग होती हैं और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। फ्रेमवर्क के अनुसार किसी भी नई भूमिका को 5 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। 1. स्टार्टअप, जहां सब कुछ नए सिरे से शुरू करना हो। 2. टर्न अराउंड, जहां एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को फिक्स करना हो। 3. एक्सेलरेटेड ग्रोथ, जहां चीजें तेजी से बढ़ रही हों और ग्रोथ को सस्टेन करना हो। 4. रिअलाइनमेंट, जहां ऑर्गेनाइजेशन की करंट दिशा को सुधारने की जरूरत हो। 5. सस्टेनिंग सक्सेस, जहां सब कुछ सही चल रहा हो और उस सक्सेस को मेंटेन करना हो। अभिजीत ने ध्यान से इस फ्रेमवर्क को पढ़ा और फिर सोचा, क्या मेरी करंट जॉब इनमें से किसी कैटेगरी में फिट होती है? उसने अपनी कंपनी की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बाद उसे समझ आया कि उसकी कंपनी रीअलाइनमेंट स्टेज में है। कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कई जगहों पर इनएफिशिएंसीज हैं। कुछ प्रोसेसेस आउटडेटेड लग रही थीं और कई लोग चेंज के लिए तैयार नहीं थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा में अलाइन करने की जरूरत थी। अब अभिजीत ने सोचा, अगर मेरी कंपनी रीअलाइनमेंट स्टेज में है तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी भी उसी के हिसाब से बनानी होगी, लेकिन ये करूंगा कैसे? उसने अगले दिन से स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किया। पहली चीज, उसने अपनी टीम के साथ डिस्कशंस को प्रायोरिटाइज किया। उसने अपनी टीम के हर मेंबर के साथ एक एक करके बातचीत की। बातचीत कैजुअल थी, लेकिन उसमें हिडन इनसाइट्स थे। उसने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है हमारे प्रोसेसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? आपके हिसाब से हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इन डिस्कशन से उसे 2 चीजें समझ आईं। पहली, टीम के लोग खुद भी इनएफिशिएंसीज से परेशान थे, लेकिन उन्हें लगता था कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। और दूसरी, वो खुद भी अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए मोटिवेशन खो चुके थे। अभिजीत ने अगला स्टेप लिया। उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को कैटेगराइज किया और उन पर एक्शन पॉइंट्स बनाने शुरू की। उसने स्टार्स फ्रेमवर्क के रीअलाइनमेंट स्टेज को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। अब उसकी मीटिंग्स सिर्फ टास्क ओरिएंटेड नहीं थी। वो हर मीटिंग में एक बड़ा सवाल उठाता, क्या यह प्रोसेस हमें हमारे गोल्स के करीब ला रहा है या यह बस टाइम पास है? धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी टीम ज्यादा अवेयर और एंगेज्ड हो रही थी। लोग अपने काम को सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक पर्पस की तरह देखने लगे। एक दिन अभिजीत की मुलाकात सीईओ प्रवीण सर से हुई। ये एक कैजुअल इंटरेक्शन था, लेकिन प्रवीण ने एक बड़ा सवाल किया, अभिजीत, तुमने कंपनी में आते ही काफी बदलाव किए हैं, तुम्हारा अप्रोच क्या है? अभिजीत ने कुछ सोचकर जवाब दिया, सर, मैंने एक फ्रेमवर्क पढ़ा था, STARS फ्रेमवर्क। उसी ने मुझे सिखाया कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमारी कंपनी फिलहाल रीअलाइनमेंट स्टेज में है, तो मेरा फोकस इनएफिशिएंसीज को समझने और उन्हें ठीक करने पर है। प्रवीण सर ने सराहना की और कहा, यह एक प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ऐसे ही काम करते रहो। अभिजीत को अब समझ आ रहा था कि स्टार्स फ्रेमवर्क सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, यह एक प्रैक्टिकल टूल था जिसे उसने ग्राउंड लेवल पर लागू किया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ प्रोसेसेस को ठीक करना काफी नहीं है, उसे लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार भी करना होगा। उसने अपनी टीम के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में उसने टीम से ओपनली बात की और कहा, हम सब जानते हैं कि चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब हम इसे मिलकर बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दें। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। इस डिस्कशन में कई नए आइडियाज सामने आए। टीम ने कलेक्टिवली एक एक्शन प्लान तैयार किया। अब अभिजीत सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं था, वह एक फैसिलिटेटर बन चुका था जो अपनी टीम को एम्पावर कर रहा था। धीरे धीरे कंपनी में नोटिसेबल बदलाव दिखने लगे। कई इनएफिशिएंसीज खत्म हो गईं, प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड हो गए और सबसे बड़ी बात, लोग ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करने लगे। अभिजीत को अब हर दिन स्टार्स फ्रेमवर्क की यूटिलिटी समझ में आ रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ कंपनी को रियलाइन करने का टूल नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। उसने खुद को इस माइंडसेट में ढाल लिया था, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी लंबा है। किताब के अगले लेसन्स भी उसे बुला रहे थे। उसने सोचा, मैंने अब तक जो सीखा है वो तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आएंगे, मुझे उनके लिए तैयार रहना होगा। उसने किताब को फिर से बंद किया, अपनी डायरी में कुछ नए नोट्स लिखे और सो गया। अगले दिन वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार था। अभिजीत अब तक द फर्स्ट 90 डेज के 2 लेसन्स, एक्सेलरेट योर लर्निंग और मैच स्ट्रैटेजी टू सिचुएशन स्टार्स फ्रेमवर्क को समझ चुका था और उन्हें अपनी नई भूमिका में सफलता से लागू भी कर चुका था। उसका कॉन्फिडेंस अब पहले से कहीं ज्यादा था। ऑफिस के लोग उसकी बात सुनने लगे थे और मैनेजमेंट ने भी उसकी ऑब्जर्वेशंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जानता था कि अपनी क्रेडिबिलिटी को मजबूत करने और अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए उसे और भी कुछ करना होगा। किताब के अगले चैप्टर में उसने पढ़ा सिक्योर योर विंस। इस चैप्टर का मेन फोकस था शुरुआती सक्सेसेस हासिल करना। किताब में लिखा था कि शुरुआती जीतें, अर्ली विंस, न केवल आपको क्रेडिबिलिटी दिलाती हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों का ट्रस्ट। इसके लिए प्रेसिंग इश्यूज को टारगेट करना जरूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट वैल्यू दें और आपकी लीडरशिप इफेक्टिवनेस को साबित करें। अभिजीत ने यह लेसन पढ़ा और खुद से सवाल किया, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां मैं अर्ली विंस हासिल कर सकता हूं? अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर उसने अपनी डायरी में उन इश्यूज की लिस्ट बनानी शुरू की जिनसे टीम और ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट इंपैक्ट मिल सकता था। उसने 3 क्राइटेरिया सेट किए। 1, इश्यू क्रिटिकल हो और सबकी नजर में हो। 2, इसका सॉल्यूशन फीजिबल और टाइम बाउंड हो। 3, इसका असर टीम की प्रोडक्टिविटी और मोराल पर पॉजिटिव हो। कुछ घंटों के ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस नोट्स को एनालाइज करने के बाद उसे 2 प्रेसिंग इश्यूज नजर आए। एक पुराना प्रोसेस जो रिपोर्टिंग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था और हर हफ्ते टीम का काफी समय बर्बाद कर रहा था। 2, एक क्लाइंट प्रोजेक्ट जो बार बार डिलेज का सामना कर रहा था और जिस पर कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लगी थी। अभिजीत ने तय किया कि ये दोनों इश्यूज उसके अर्ली विंस के फोकस होंगे, लेकिन उसने समझदारी से पहले सिंपलर टास्क से शुरुआत करने का सोचा, रिपोर्टिंग वाले प्रोसेस को सुधारना। उसने अपनी टीम के साथ एक स्मॉल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा। उसने सेशन की शुरुआत कैजुअली की ताकि लोग कंफर्टेबल महसूस करें। फिर उसने पूछा, आप सबको क्या लगता है, ये रिपोर्टिंग प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पहले तो टीम ने इसे एक और बोरिंग मीटिंग समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभिजीत जेन्युइनली उनकी राय लेना चाहता है तो लोग खुलकर बोलने लगे। एक टीम मेंबर ने सुझाव दिया कि रिपोर्टिंग के लिए एग्जिस्टिंग टूल को कस्टमाइज किया जा सकता है जिससे रिडंडेंट स्टेप्स हट जाएं। दूसरे ने कहा कि कुछ टास्क्स ऑटोमेटेड हो सकते हैं। अभिजीत ने इन आइडियाज को कैप्चर किया और तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया। उसने तय किया कि अगले 10 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। उसने खुद भी इस टास्क में एक्टिवली हिस्सा लिया और अपने आईटी टीम से मदद ली। 10 दिनों के भीतर नया रिपोर्टिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गया। इसका इमीडिएट रिजल्ट यह था कि टीम का 20% समय बचने लगा। टीम के लोग अभिजीत के इस कदम से खुश थे क्योंकि अब उन्हें रिपेटिटिव और बोरिंग टास्क्स में कम समय लगाना पड़ रहा था।
लेकिन अभिजीत को पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उसकी असली चुनौती थी उस क्लाइंट प्रोजेक्ट को ट्रैक पर लाना जो डिलेज की वजह से सबके लिए एक हेडेक बन चुका था। इस बार उसने अप्रोच कुछ अलग रखा। उसने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, टीम मेंबर्स, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनियर मैनेजमेंट से इंडिविजुअली बातचीत की। उसने सभी की पर्सपेक्टिव्स को समझा। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि प्रोजेक्ट डिलेज का मुख्य कारण कम्युनिकेशन गैप्स और अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस थे। टीम को क्लाइंट की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही थी और डेडलाइंस प्रैक्टिकल नहीं थे। इस बार अभिजीत ने अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन को फोकस किया। उसने तुरंत एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जिसमें क्लाइंट के साथ सीधा इंटरैक्शन करने वाले लोग और इंटरनल टीम के की मेंबर्स शामिल थे। पहली कोलैबोरेटिव मीटिंग में अभिजीत ने एक ही एजेंडा रखा, चलो प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक गोल्स के साथ रीप्लान करते हैं। उसने सभी स्टेक होल्डर्स को ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज किया। उसने क्लाइंट से कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें क्लियर रिक्वायरमेंट्स दें ताकि हम समय पर डिलीवर कर सकें। हम आपके फीडबैक को प्रोसेस के हर स्टेप पर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद उसने इंटरनल टीम के साथ माइलस्टोन्स को रीडिफाइन किया और रियलिस्टिक डेडलाइंस सेट की। अब हर माइलस्टोन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई थी। अगले 3 हफ्तों में चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। टीम और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन गैप्स खत्म हो गए। माइलस्टोन्स टाइम पर अचीव होने लगे और प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ गया। क्लाइंट ने खुद अभिजीत की सराहना की और कहा, आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर किया है। यह अभिजीत का दूसरा बड़ा अर्ली विन था। इस सफलता ने उसकी क्रेडिबिलिटी को मैनेजमेंट और टीम दोनों के बीच और भी मजबूत कर दिया। एक दिन अभिजीत को उसकी टीम ने कैजुअली कहा, आपने जो चेंजेस किए हैं उनसे काम करना आसान हो गया है। पहले लगता था कि यह प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब सब क्लियर और मैनेजेबल लग रहा है। अभिजीत को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, यह सब तो बस शुरुआत है। मुझे अपनी मोमेंटम को बनाए रखना होगा और आगे के लेसन्स पर भी काम करना होगा। इस प्रोसेस में उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं। 1. अर्ली विन्स छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। 2. हर विन क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाने का एक जरिया है। 3. कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी अर्ली विन्स हासिल करने के लिए क्रिटिकल है। अब अभिजीत अगले चैप्टर को पढ़ने और उसमें दिए गए लेसन्स को अपनी जॉब में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार था। उसने किताब को उठाया, नए चैप्टर का नाम देखा और मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। उसका सफर जारी था। अभिजीत अब तक द फर्स्ट 90 डेज के 3 लेसन्स, एक्सेलरेट योर लर्निंग, मैच स्ट्रैटेजी टू सिचुएशन, स्टार्स फ्रेमवर्क और सिक्योर अर्ली विन्स को समझकर सफलता से अपनी जॉब में लागू कर चुका था। उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफिस में अब काफी मजबूत हो चुकी थी। उसकी टीम उसे लीडर की तरह देखने लगी थी और मैनेजमेंट ने भी उसकी मेहनत और योगदान को नोटिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभिजीत को अब एक नई चुनौती महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी टीम में कई लोग अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन कलेक्टिव गोल की दिशा में उनका अलाइनमेंट कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि सभी अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। हर कोई बिजी था, लेकिन आउटपुट वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। इसी समय उसने किताब का 4था लेसन पढ़ना शुरू किया, अचीव अलाइनमेंट। इस लेसन में बताया गया था कि किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और स्किल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन है या नहीं। अगर इनमें अलाइनमेंट नहीं है तो कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी बढ़ती है। अभिजीत ने सबसे पहले खुद से पूछा, क्या मेरी टीम की स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर कंपनी के ब्रॉडर गोल्स के साथ अलाइंड है? अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को ऑब्जर्व किया। उसने पाया कि 1. टीम के कुछ प्रोसेसेस पुराने थे और ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रायोरिटीज को एड्रेस नहीं कर रहे थे। 2. टीम में स्किल्स गैप था, जिसकी वजह से क्रिटिकल टास्क्स एफिशिएंटली नहीं हो रहे थे। 3. कम्युनिकेशन में गैप्स थे, जिससे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की बिगर पिक्चर समझ नहीं आ रही थी। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद अभिजीत ने अलाइनमेंट पर काम करने का फैसला किया।
उसने सबसे पहले अपनी टीम के साथ एक ऑफ साइट मीटिंग आयोजित की। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। उसने इसे इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए एक वर्कशॉप का रूप दिया। उसने व्हाइट बोर्ड पर ऑर्गेनाइजेशन का विजन और गोल्स लिखे और अपनी टीम से पूछा, आपको क्या लगता है हमारा काम इन गोल्स को कैसे सपोर्ट करता है? शुरुआत में टीम कुछ हेजिटेंट थी, लेकिन जब अभिजीत ने अपने ऑब्जर्वेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें समझाया कि कुछ प्रोसेसेस और अप्रोचेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से अलाइन नहीं हैं, तो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। एक टीम मेंबर मोहित ने कहा, मुझे लगता है कि हम कभी कभी इतना डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि बिगर पिक्चर भूल जाते हैं। हमें प्रायोरिटीज को लेकर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। अभिजीत ने मोहित की बात पर ध्यान दिया और इसे एक्शन आइटम के तौर पर नोट किया। उसने तय किया कि अगला कदम प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करना होगा। अगले हफ्ते अभिजीत ने अपनी टीम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया। उसने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 1. स्ट्रैटेजी। हर टीम मेंबर को समझाया गया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होती हैं। 2. संरचना। भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया ताकि ओवरलैप और असमंजस कम हो। 3. प्रक्रियाएं। मौजूदा वॉरफ्लो को स्ट्रीमलाइन किया गया और अननेसेसरी स्टेप्स को हटाया गया। 4. स्किल्स। हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का असेसमेंट किया गया और ट्रेनिंग सेशंस प्लान किए गए। इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने एक फेज्ड अप्रोच चुना। सबसे पहले उसने स्ट्रैटेजी और प्रायोरिटीज पर काम किया। उसने वीकली टीम मीटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर डिस्कशन करना शुरू किया। हर बार वह टीम को यह समझाने की कोशिश करता कि उनके छोटे छोटे टास्क्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। धीरे धीरे टीम को क्लैरिटी मिलने लगी। इसके बाद उसने स्ट्रक्चर और रोल्स पर काम किया। उसने देखा कि कुछ लोग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे थे, जबकि कुछ की पोटेंशियल पूरी तरह यूज नहीं हो रही थी। उसने रोल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ्स के अनुसार कंट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद बारी थी प्रोसेसेस की। एक बार फिर उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखे और टीम से पूछा, हमारे काम को फास्टर और सिंपलर बनाने के लिए क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? टीम ने कई प्रैक्टिकल सजेशंस दी। उदाहरण के लिए रिपोर्टिंग प्रोसेस को डिजिटल टूल्स से इंटीग्रेट किया गया, जिससे मैनुअल एरर्स कम हो गए। अंत में उसने स्किल्स गैप्स को एड्रेस करने का काम शुरू किया। उसने अपने मैनेजर से बात की और अप्रूवल लेकर टीम के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अरेंज करवाई। एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन और एक सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप रखी गई, जिससे टीम के मेंबर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट और कैपेबल महसूस करने लगे। 3 महीने के अंदर अभिजीत ने अपनी टीम को एक कोहेसिव और अलाइंड यूनिट में बदल दिया। अब टीम के हर मेंबर को पता था कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कैसे जुड़ा है। एक दिन उसकी कंपनी के सीईओ ने सभी टीम लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अभिजीत को अपनी टीम के अचीवमेंट्स पर चर्चा करने का मौका मिला। उसने बताया कि कैसे अलाइनमेंट पर काम करने से टीम की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। सीईओ ने उसकी बात सुनकर कहा, अभिजीत, तुमने जो किया है वो हर टीम लीडर के लिए एक उदाहरण है। जब टीम का काम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से अलाइन होता है तो रिजल्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं। अभिजीत के लिए ये एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन उसने इसे अपनी सफलता का अंत नहीं माना। उसने अपनी डायरी में लिखा, अलाइनमेंट अचीव्ड बट सस्टेनेबिलिटी इज द नेक्स्ट गोल। अब वो किताब के अगले लेसन को पढ़ने और इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि सीखने और सुधारने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। उसकी लीडरशिप की यात्रा अभी जारी थी। अभिजीत ने अब तक पहले 90 दिनों के 4 लेसन को समझकर और लागू करके अपनी लीडरशिप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन उसने महसूस किया कि एक स्ट्रांग और अलाइंड स्ट्रेटजी, क्लियर गोल्स और स्ट्रीम अलाइन प्रोसेसेस के बावजूद अल्टीमेट सक्सेस उस टीम पर निर्भर करती है जो उन्हें एग्जीक्यूट करती है। उसने किताब का अगला लेसन, बिल्ड योर टीम, पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि एक लीडर का सबसे बड़ा एसेट उसकी टीम होती है। अगर आपकी टीम में सही लोग सही रोल्स पर नहीं हैं,
तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस लेसन में अभिजीत को 3 की पॉइंट्स पर काम करने की सलाह दी गई। 1, अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का असेसमेंट करें। 2, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इवेल्युएट करें और एडजस्टमेंट्स करें। 3, टीम को अपनी विजन के साथ अलाइन करें। अभिजीत ने खुद से पूछा, मेरी टीम कितनी सक्षम है? क्या मैं अपनी टीम के हर सदस्य के बारे में इतना जानता हूं कि उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सकूं? उसने इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया। स्टेप 1, टीम का डिटेल्ड असेसमेंट। सबसे पहले अभिजीत ने अपनी टीम के हर मेंबर के साथ एक एक करके बातचीत की। यह बातचीत फॉर्मल परफॉर्मेंस रिव्यू की तरह नहीं थी। उसने इसे एक फ्रेंडली डिस्कशन रखा। उसने उनसे पूछा, आपको अपनी करंट रोल में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली फुलफिल करने के लिए सारे टूल्स और स्किल्स हैं? आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या नया सीखना चाहते हैं? इन डिस्कशन से अभिजीत को कई इंसाइट्स मिले। मोहित, जो हमेशा डिटेल ओरिएंटेड टास्क्स में अच्छा था, बड़ी प्रेजेंटेशंस और क्लाइंट फेसिंग रोल्स में अनकंफर्टेबल महसूस करता था। अंजलि, जो क्रिएटिव थी और नए आइडियाज लेकर आती थी, खुद को अंडर वैल्यूड महसूस कर रही थी क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी। रवि, जो टेक्निकली साउंड था लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने में कमजोर था। अभिजीत ने अपने ऑब्जर्वेशंस को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया और देखा कि टीम के कई मेंबर्स अपनी करंट रोल्स में अंडर यूटिलाइज थे। स्टेप 2, सही रोल्स में सही लोग। अब बारी थी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीडिफाइन करने की। उसने अपनी डायरी में लिखा, सही लोग सही भूमिकाओं में, ये मेरी प्राथमिकता है। अब सबसे पहले उसने मोहित से बातचीत की। उसने कहा, मोहित, मैं देख रहा हूं कि तुम डिटेल ओरिएंटेड टास्क्स में बहुत अच्छे हो, लेकिन प्रेजेंटेशंस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों ना हम तुम्हें रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स पर फोकस करने दें, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। मोहित ने इस बदलाव को खुशी से स्वीकार किया। फिर उसने अंजलि को एक नया रोल दिया। उसने कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज को और ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में लीड लो। तुम्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। अंजलि के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लोर कर पाऊंगी। रवि के साथ बात करते हुए अभिजीत ने कहा, रवि, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स बेहतरीन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम टीम मेंटोरशिप पर भी काम करो। इससे तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी और टीम को भी फायदा होगा। अब अभिजीत ने अपनी टीम को अपने विजन के साथ अलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने एक टीम हडल रखा जहां उसने अपनी विजन को सिंप्लीफाई करके समझाया। हमारा गोल सिर्फ टारगेट्स अचीव करना नहीं है। हमारा गोल है कि हम एक ऐसी टीम बने जहां हर कोई अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ कंट्रीब्यूट कर सके। मैं चाहता हूं कि हम एक हाई परफॉर्मिंग और कोलैबोरेटिव यूनिट बने। अगर आप किसी चीज में संघर्ष कर रहे हैं तो मुझसे बात करें, हम सॉल्यूशंस मिलकर निकालेंगे। उसने टीम डायनामिक्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए। 1, वीकली फीडबैक सेशंस। हर हफ्ते टीम से पूछा जाता कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 2, स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। टीम के मेंबर्स एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ्स के अनुसार स्किल्स सिखाने लगे। 3, रिकॉग्निशन सिस्टम। अच्छे परफॉर्मेंस पर तुरंत अप्रिशिएशन देने की कल्चर शुरू की गई। धीरे धीरे टीम में नोटिसेबल बदलाव दिखने लगे। मोहित ने एक नया ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम डिजाइन किया जिससे सबका समय बचा। अंजलि ने एक नए क्लाइंट प्रोजेक्ट को क्रिएटिवली लीड किया और इसे तय समय से पहले पूरा कर दिया। रवि ने टीम के जूनियर मेंबर्स के लिए मेंटरशिप सेशन शुरू किए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और उनका समाधान। हालांकि सब कुछ स्मूथ नहीं था। एक दिन अंजलि ने आकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं। मैं कुछ ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही हूं। अभिजीत ने इसे लाइटली नहीं लिया। उसने अंजलि से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें प्रायोरिटीज को रिविजिट करना चाहिए। उन्होंने मिलकर वर्कलोड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और अंजलि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेजेबल बनाया। अभिजीत ने सीखा कि सिर्फ रोल्स असाइन करना काफी नहीं होता।
एक लीडर को अपनी टीम के इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर भी ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। 6 महीने के भीतर अभिजीत की टीम एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड यूनिट बन चुकी थी। हर मेंबर अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइंड रोल में था। टीम की ओवरऑल एफिशिएंसी में 40% का इंप्रूवमेंट हुआ और उनके प्रोजेक्ट्स की सक्सेस रेट काफी बढ़ गई। एक दिन सीईओ ने अभिजीत को बुलाकर कहा, तुम्हारी टीम ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स में से एक बन चुकी है। तुम्हारी लीडरशिप ने न केवल रिजल्ट्स दिए हैं बल्कि एक मजबूत कल्चर भी बनाया है। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी टीम का ही काम है सर, मैंने बस उन्हें सही डायरेक्शन देने की कोशिश की है। उस रात अभिजीत ने अपनी डायरी में लिखा, बिल्डिंग एक टीम नहीं सिर्फ टास्क असाइन करने के बारे में है, यह लोगों को समझने के बारे में है, उन्हें सशक्त करने के बारे में है और एक संस्कृति बनाने के बारे में है जो विश्वास और सहयोग की संस्कृति है। द जर्नी इज ऑन गोइंग बट वीव टेकन द राइट स्टेप्स। अब वह किताब के अगले लेसन की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि हर लेसन न केवल उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ को शेप कर रहा था बल्कि उसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बना रहा था। अभिजीत ने द फर्स्ट 90 डेज के हर लेसन को अपनी नौकरी में बारीकी से लागू किया था। उसने सीखा था कि लीडरशिप सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसमें लोगों को समझना, उन्हें सही दिशा में ले जाना और साथ ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिगर गोल्स से जोड़े रखना शामिल है। लेकिन वह जानता था कि हर सफलता के बाद नए चैलेंजेस आते हैं। अपनी टीम को अलाइन करने और हाई परफॉर्मेंस कल्चर बनाने के बाद अभिजीत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसे एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल माना जा रहा था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं था बल्कि कंपनी के ब्रांड वैल्यू और मार्केट प्रेजेंस को रीडिफाइन करने का अवसर भी था। इस बार अभिजीत के सामने कई चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी नई क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करना जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे। दूसरी चुनौती थी टाइट डेडलाइंस और तीसरी चुनौती थी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन। अभिजीत ने सबसे पहले उन लेसन्स को याद किया जिन्हें उसने किताब से सीखा था। उसने तय किया कि इस बार भी वह स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएगा। उसने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी टीम के साथ एक बैठक की। उसने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक टास्क नहीं है बल्कि यह हमारी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका है। मैं चाहता हूं कि हम इसे कोलैबोरेटिवली और क्रिएटिवली हैंडल करें। हर किसी का योगदान इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा। शुरुआत में चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। हर डिपार्टमेंट के लोग अपने हिस्से का काम कर रहे थे, लेकिन जल्द ही कम्युनिकेशन गैप्स और अलग अलग प्रायोरिटीज की वजह से फ्रिक्शन पैदा होने लगा। कुछ लोग डेडलाइंस को लेकर परेशान थे तो कुछ को यह प्रोजेक्ट अपनी प्राथमिकताओं में नीचे लगता था। अभिजीत ने महसूस किया कि यह वक्त लीडरशिप के सबसे क्रिटिकल लेसन को लागू करने का है, अडेप्टेबिलिटी एंड एम्पैथी। उसने हर टीम मेंबर के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उसने उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें एड्रेस किया। उसने यह भी समझाया कि उनका योगदान इस प्रोजेक्ट के ब्रॉडर इम्पैक्ट में कैसे जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे अभिजीत ने टीम डायनामिक्स को सुधार लिया। उसने कुछ प्रोसेसेस को सिंप्लीफाइड किया, वर्कलोड्स को रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया और वीकली माइलस्टोन्स को रीडिफाइन किया। इन छोटे छोटे स्टेप्स से टीम के मोराल में सुधार हुआ और वे पहले से ज्यादा फोकस्ड हो गए। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन फेज में अभिजीत ने खुद को एक डिसाइसिव लीडर के रूप में प्रस्तुत किया। उसने क्रिटिकल डिसीजंस को समय पर लिया, रिस्क्स को मैनेज किया और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बनाए रखा। 3 महीने की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद कंपनी ने न सिर्फ अपनी रेवेन्यू गोल्स को एक्सीड किया बल्कि मार्केट में अपनी पोजीशन को भी मजबूत किया। अभिजीत की लीडरशिप को कंपनी में एक मिसाल के तौर पर देखा जाने लगा। उस दिन जब सीईओ ने अभिजीत को ऑफिस बुलाकर उसे बधाई दी तो उन्होंने कहा, अभिजीत, तुम्हारे डिसीजंस और लीडरशिप ने साबित कर दिया कि सही माइंडसेट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कोई भी चुनौती आसान हो सकती है। तुमने सिर्फ रिजल्ट्स नहीं दिए बल्कि इस कंपनी के फ्यूचर लीडर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट भी बनाया है।
उस रात अभिजीत ने अपनी किताब को आखिरी बार पलटते हुए सोचा कि उसने इस जर्नी से क्या सीखा। उसने महसूस किया कि हर लेसन, चाहे वह लर्निंग को एक्सेलरेट करने का हो, स्ट्रैटेजी को मैच करने का या अपनी टीम को बिल्ड करने का, असल में एक चीज पर आधारित था, लोगों को सही दिशा में ले जाना और खुद लगातार सीखते रहना। उसने अपनी डायरी में आखिरी बात लिखी, लीडरशिप एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। मैंने सीखा है कि हर कदम पर खुद को इवॉल्व करना, अपनी टीम को एम्पावर करना और बड़ा चित्र समझना ही असली सफलता है। यही सोचते हुए अभिजीत ने किताब को अपने शेल्फ पर रखा और अगली सुबह की तैयारी में जुट गया, क्योंकि वह जानता था कि हर नई सुबह एक नए लेसन और नई चुनौती के साथ आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।